Hello guys, this is Utkarsh Bhargav. In this lecture, I'm going to start with the unit number 1, chapter number 2 of class 11th IED, and the name of the chapter is Indian Economy between 1950 to 1990. Okay, जरा मैं इस चैप्टर का पहले गाइज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं. एज यू कैन सी कि हमने एक ही चैप्टर के अंदर पूरे 40 इयर्स का ब्यौरा डाला हुआ है एक ही चैप्टर के अंदर. ऐसा क्यों? ऐसा क्या था इन 40 सालों में जिसको हमने एक ही चैप्टर में समेट दिया? गाइस, आप ये मान के चलिए कि इन 40 सालों में इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया. तो आप यह भी बोल सकते हैं कि जहां से हमने शुरू किया था यानी कि 1947 और 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं आया. मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई चेंज नहीं आया. काफी सारी वॉर्स हुई, काफी सारे नए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लॉन्च हुए, काफी ज्यादा पॉलिटिकल मींस उतार चढ़ाव भी हमने देखे. बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन 40 सालों में कुछ भी ड्रास्टिक या कुछ भी आपको बड़ा देखने को नहीं मिला. तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये वर्ड यूज करूं तो मैं गलत नहीं हूं कि इन 40 सालों में इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट रही. स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? रुकी हुई रही या बहुत धीरे धीरे चल रही थी. इंडियन इकोनॉमी वॉज सीरियसली क्रॉलिंग, रेंग रही थी. तो चलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं गाइस, कि पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के मीनिंग को समझेंगे एंड देन फिर हम उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे. सो द फर्स्ट टर्म एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज व्हाट? इकोनॉमिक सिस्टम. क्या होता है ये इकोनॉमिक सिस्टम? गाइस, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा आप बोल सकते हो कि बहुत सारे पॉलिसीज का क्लस्टर है, बहुत सारी प्लानिंग का क्लस्टर है, जिनके थ्रू आप इकोनॉमी के अंदर सारी प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढना चाहते हैं. सो इट इज डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट बाय विच द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड. कॉमन प्रॉब्लम बोलो या सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोलो, जिनको आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिस सेट ऑफ अरेंजमेंट से, उन्हें आप नाम देते हैं इकोनॉमिक सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. कि इकोनॉमिक सिस्टम की क्या टाइप्स होती हैं. सो गाइस, देयर आर इन टोटल 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. 3 कौन कौन सी टाइप्स हैं? पहली कैपिटलिस्ट, दूसरी सोशलिस्ट एंड द थर्ड वन इज द मिक्स्ड. सो जरा मैं पहले ही काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दूं. कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड. कैपिटलिस्ट ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर देयर इज द रूल ऑफ ओनली प्राइवेट सेक्टर. ऑल द रिसोर्सेस, all the economic activities are actually managed and controlled by the private sector. In such kind of economy, there will be huge scope for economic growth, but there will be very less scope for the economic welfare, because the capitalists always want to make money, to make profit. Now just imagine that if all the leaders in an economy are in the mood only to make money, do you think there will be any scope for the welfare? The answer is a big no. कि अगर एक कंट्री को चलाने वाले सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी से काम कर रहे हैं कि हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है, पैसे से ही मतलब है, तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर का कोई भी स्कोप
नहीं बचता। दूसरी तरफ देयर इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी is a kind of economy in which all the resources and economic activities are controlled and managed by the public or government of an economy, because the government is itself constructed by the public। हम ही तो लोगों को इलेक्ट करके गवर्नमेंट में बिठाते हैं। फाइन। In such kind of economy, all the resources, all the economic activities are managed by, as I said, government. And in this economy, there will be very high scope for social welfare, but very low scope for the economic growth. क्यों? क्योंकि ऐसी इकोनॉमी के अंदर सब वेलफेयर की माला जपते हैं कि सबका भला होना चाहिए। अगर सब भले के बारे में ही सोचते जाएंगे, देन हु विल थिंक टू अर्न प्रॉफिट, टू मेक द इकोनॉमी ग्रो, टू एनहेंस द प्रोडक्शन लेवल, टू एनकरेज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। द थिंग इज दिस। एंड देन थर्ड एंड लास्ट, mixed economy. Mixed economy is a type of economic system in which all the resources, all the economic activities are planned and organized by both. Both means private as well as the public sector. तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर पावर दोनों के हाथ में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में इन तीनों में से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। शायद कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, यस, इट इज द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और मैं ये भी बता दूं गाइस कि काफी सारी बुक्स में मैंने खुद पढ़ा है इसको कि कुछ गलत एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। गलत एग्जाम्पल्स सर, जैसे कुछ को बोला जाता है दैट दिस इकोनॉमी इज प्योरली कैपिटलिस्ट और दिस इकोनॉमी इज प्योरली सोशलिस्ट। गाइज, आप थोड़ा सा अपने बेसिक्स को अप्लाई कीजिए और जरा सोचिए। पहली बात, एक इकोनॉमी ऐसी जिसके अंदर गवर्नमेंट का नामो निशान नहीं है, जिसके अंदर सारी गुड्स एंड सर्विसेज मींस फ्रॉम ए टू जेड, इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है सबको प्रोवाइड कराने वाले कौन है? प्राइवेट सेक्टर। अगर गाइस ऐसा कभी केस अराइज हो भी गया तो उसके अंदर कोई पब्लिक पार्क नहीं होगा। वो पब्लिक पार्क भी किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ने खरीद रखा होगा, आप वहां पे नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात, सारी की सारी सड़कें किसी ना किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के हाथ में होंगी। मतलब सड़क पे पैर रखते किसी और की प्रॉपर्टी पे आपने पैर रखा, उसके लिए चार्जेस दो। सारा सीवेज सिस्टम जो पूरी की पूरी एक सोसाइटी को एक साथ बांध के रखता है, चलाता है, वो भी किसका? किसी प्राइवेट का, उसके लिए भी रेगुलरली पैसे दो। तो एक्चुअली एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना अपने आप में इम्पॉसिबल है आज की डेट में, बिकॉज नाउ वी गाइज आर एडिक्टेड टू दी पब्लिक गुड्स। हमें पता है कि हमको क्या चीज फ्री में मिल रही है और किस चीज के लिए हमें पे करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देयर इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसके अंदर हम बोलते हैं दैट एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड देयर इज नो रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। डू यू थिंक दिस थिंग इज पॉसिबल कि मार्केट में मिलने वाली अगेन ए टू जेड हर चीज को प्रोवाइड कराने वाली कौन है? गवर्नमेंट। देयर इज जीरो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमी में एक टी शर्ट परचेज करें या कोई च्युइंगम परचेज करें या कोई कार परचेज करें या घर परचेज करें, सब कुछ
कौन प्रोवाइड कराने वाला है? गवर्नमेंट। इज दिस थिंग पॉसिबल? नो। तो ना तो कैपिटलिस्ट ना सोशलिस्ट आज की डेट में प्रैक्टिकली ये दोनों काम नहीं कर सकते किसी भी कंट्री में। लाइक रिसेंटली मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला कि सर किसी का कोई अगर किसी कंट्री का डिक्टेटर है, लाइक इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ वेरी एक्सेप्शनल केस ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि क्या सर नॉर्थ कोरिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है? कि वहां पर तो एक पर्टिकुलर डिक्टेटर ने पूरी कंट्री को क्लोज किया हुआ है कि कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, और उनकी ही पूरी मनमानी चल रही है, तो वो तो सोशलिस्ट होना चाहिए। तो उसके जवाब में मैंने एक बात बोली कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का सीधा सा मतलब यह है कि सारी सर्विसेज सरकार की तरफ से है, प्राइवेट सेक्टर का रोल जीरो है, निल है। तो क्या ऐसी किसी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर कुछ भी सप्लाई नहीं कर रही? हमने गूगल किया, हमें पता चला कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी कुछ कंपनीज हैं जो काम करती हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं। तो अगर प्राइवेट कंपनीज हैं तो वो कैसे सोशलिस्ट हो गई? सोशलिस्ट नहीं हो सकती वो। तो एक्चुअली पूरा वर्ल्ड अब इसी मॉडल पे काम करता है, किस पे? मिक्स्ड। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में आई वॉन्ट से दैट देर इज इक्वल स्कोप, बट यस देर इज सम स्कोप फॉर बोथ। बोथ मीन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज द सोशल वेलफेयर। की ग्रोथ के भी चांसेस हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना काम कर रहा है, वेलफेयर के भी चांसेस हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी काम कर रही है। सो दैट इज वाई द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, दिस मॉडल इज द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल इन द वर्ल्ड एंड एवरी इकोनॉमी हैज अडॉप्टेड इट। सबने इसको अडॉप्ट किया है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या लिखा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? दैट इन दिस इकोनॉमी ऑल द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर and all the economic activities are planned and organized by the private sector. Fine. Now there will be chances of growth in such economic system but no welfare in the society. Fine. तो सोसाइटी के अंदर वेलफेयर के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, बट यस ग्रोथ के चांसेस काफी होंगे। देन आता है क्या? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। यहां पे क्या लिखा है? दैट इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम ऑल द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड बाय पब्लिक, means government, and all the economic activities are planned and organized by the government. There will be a high level of welfare with very low level of growth. फिर आता है क्या? mixed economic system. In this economic system, all the resources are controlled by both public and private sector. Now there will be equal scope for economic growth and welfare. उनके लिए क्या होगा? इक्वल स्कोप होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? यस, द इकोनॉमिक प्लानिंग। व्हाट इज दिस इकोनॉमिक प्लानिंग गाइज? गाइस इकोनॉमिक प्लानिंग, यहां से हम काफी एक इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं कि व्हेन यू आर मेकिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर, आप फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे आप अपनी इकोनॉमी में आने वाली प्रॉब्लम्स या आने वाली चीजों को आप प्लान कर रहे हैं कि मैंने इस साल क्या करना है, मैंने इस साल वहां पर स्कूल बनाना है, इस साल मैंने इतनी सड़कें बनानी है, वहां तक रेल पहुंचानी है, वहां पर ये करना है, वहां पे वो करना है। तो ये होती है आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग। सो रेफर्स टू द प्लान्ड यूटिलाइजेशन
and coordination of available resources in the economy to achieve certain pre-specified social and economic objectives within a specific period of time. Fine. कि जब आप पहले से ही ये चीज को तय करके बैठे हैं कि मेरे को एक ये वाला गोल है जो अचीव करना है इतने पीरियड में, और उसी का एक पूरा का पूरा ब्यौरा रेडी करना कि कहां पर कितना पैसा खर्च होगा. नेक्स्ट इज व्हाट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस. एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, कि इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है, मेरे को एक गोल अचीव करना है, मैंने उसके लिए प्लान किया, बट कैसे अचीव करना है उसके लिए वी हैव टू मेक वेरी शॉर्ट टर्म प्लान्स. तो वही हम यहां पे बात करने वाले हैं, दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. the first one is planning and the second one is the plan objective. Fine. ये इस हेडिंग में एक आपका वर्ड है प्लान. So this is the word plan. नीचे यहां पर हमारा ठीक वर्ड लिखा हुआ है प्लानिंग एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स. फाइन. तो यहां पर आप ठीक कर लीजिएगा, दैट शुड बी ओनली प्लान ऑब्जेक्टिव. Now what are planning and now what are plan? एक तरीका बता दूंगा इस याद रखने का. प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज प्लानिंग ING लग गया तो मीन्स जो चीज चल रही है, लगातार हो रही है. तो प्लानिंग का मतलब ये कि द प्लान्स विच आर कीप गोइंग, चले जा रहे हैं. प्लान एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक छोटे पीरियड का प्लान. तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है कि चाहे सरकार क्यों ना बदल जाए, चाहे कोई दूसरी गवर्नमेंट पावर में क्यों ना आ जाए, अगर एक दूसरी गवर्नमेंट भी पावर में आ गई है तो उनके भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स वही के वही रहेंगे. अब लाइक अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट्स का एग्जांपल लूं, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी होती होगी जो ये ना बोले कि अगर मैं पावर में आ गई तो मैं गरीबी मिटाऊंगी, मैं स्कूल्स बनवाऊंगी, मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगी. लगभग सारी ही पार्टीज ये कॉमन गोल्स आपको देती हैं कि मैं करूंगी, मैं वो करूंगी. तो जो गोल्स बड़े कॉमन है और आपको पता है कि हां ये चीज तो शॉर्ट पीरियड में अचीव करना नॉट पॉसिबल. तो कोई अगर आपको ऐसे बोल रहा है, लाइक इफ समबडी सेइंग कि मैं इंडिया से गरीबी को मिटा दूंगा, क्या आपके माइंड में कोई टाइम पीरियड आता है कि कब मिटेगी गरीबी? 1 साल में मिट जाएगी, 2 साल में मिट जाएगी? नो, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और आपके माइंड में कोई एक सर्टेन इमेज नहीं आएगी कि उसका टाइम कितना होना चाहिए. सिमिलरली अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई पार्टी ये बोल रही है कि मैंने दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक डायरेक्ट हाईवे बनवाना है, तो हां आपके माइंड में क्या आएगा कि हां दिल्ली से छत्तीसगढ़, ओके फाइन, ये कुछ 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस बैठता है, और ये डिस्टेंस की जितनी भी रोड है या वो जो हाईवे है, वो हाईवे हमारा 2 से 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा. सो यस, देयर इज अ पीरियड. और इफ समबडी सेइंग कि भाई मेरे को दिल्ली के अंदर 10 नए हॉस्पिटल्स ओपन करने हैं, तो ये सारी चीजें, ऐसी सारी कमिटमेंट सुन के क्या हमें लगता है कि हाँ ये एक पीरियड में अचीव किया जा सकता है. बट इफ समबडी सेइंग कि मेरे को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, मेरे को इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, लिटरेसी रेट बढ़ाना है, माइंड में कोई टाइमलाइन नहीं आती कि ये चीज कितने टाइम में अचीव होगी, हमें नहीं पता. सो द थिंग इज दिस, दैट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स आर
These are the long-term objectives which are to be achieved over 15 to 20 years. लंबे पीरियड, लंबे प्लान्स. और यहां पे these are the short-term objectives which can be achieved within 5 years. कि हाँ मेरी गवर्नमेंट को पावर मिलने का रहा, अगले 5 साल में मैं 10 नए एम्स खोल दूंगा. यहां पे क्या लिखा है प्लानिंग ऑब्जेक्टिव में? दीज आर दी जनरल गोल्स. ये क्या है? बिल्कुल जनरल गोल्स हैं कि भाई हर गवर्नमेंट आके ये चीज बोलती है. और ये क्या लिखा हुआ है? दैट दीज आर दी स्पेसिफिक गोल्स. देन नीचे क्या लिखा है? दे आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान्स. कि पिछले लगभग 20-25 सालों से ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान होगा जिसमें ये ना लिखा हुआ हो कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, हमें गरीबी मिटानी है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, हमें लिटरेसी बढ़ानी है. ये कॉमन है. और प्लान ऑब्जेक्टिव दे वेरी प्लान टू प्लान. कि लास्ट टाइम पावर में पहले 5 साल कोई और सरकार बिता के गई. उस सरकार का अपना ऑब्जेक्टिव क्या था कि मेरे को तो दिल्ली के अंदर कम से कम भाई कि 10 गवर्नमेंट स्कूल और खोलने हैं. नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने क्या कि जो करंट गवर्नमेंट स्कूल है उन्हीं की बिल्डिंग्स को गिरा के वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी. नई तीसरी गवर्नमेंट आई, उसने बोला कि मेरे को तो दिल्ली के अंदर एलिवेटेड ब्रिज बनाने हैं जो दिल्ली को हवा में कनेक्ट करके रखे एक दूसरे से. तो ये क्या है? ये तो हर नई गवर्नमेंट अपने साथ लेकर आती है. एग्जाम्पल्स की बात करी जाए सो दे आर रिलेटेड टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, पॉवर्टी वगैरह वगैरह. और प्लान ऑब्जेक्टिव्स के तो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकते हैं. दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स. कोई कुछ भी कर सकता है. सिंपल सी बात है. फाइन. अब जरा हम आते हैं उस टॉपिक पे. टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान द लॉन्ग पीरियड गोल्स इन इंडिया. अब इंडिया में अगर मैं लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात करूं, लंबे पीरियड की बात करूं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कौन से ऐसे इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म गोल्स है? सबसे पहला इज व्हाट? द मॉडर्नाइजेशन. यस, इंडिया वांट्स टू गेट मॉडर्नाइज्ड. बाय टाइम we are getting modernized, but it is our one of the primary goal, a long term goal. It refers to adoption of new technology, new methods of production, use of new services and change in the social outlooks. कि इसका मतलब क्या है कि हम नई टेक्नोलॉजी पर आए, नए मेथड्स अपनाए प्रोडक्शन के, हम नई नई सर्विसेज का इस्तेमाल करना शुरू करें, और सबसे इंपॉर्टेंट सोशल आउटलुक हमारा चेंज हो. सोशल आउटलुक का मतलब क्या? कि समाज को देखने का नजरिया हमारा बदले. तो दिस इज द थिंग. ये है मॉडर्नाइजेशन. सेकेंड पॉइंट क्या है? सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट बनना. सेल्फ डिपेंडेंट बनने से हमारा क्या मतलब है? कि जो अभी तक हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग दैट थिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम उसको एक बार अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करने की कोशिश करें. और जितना हो सके हम, एक वर्ड होता है गाइस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम प्रमोट करें. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? कि आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट करें या उनका टेक्नोलॉजी में हेल्प करें या उनको फंड्स रेज करके दें कि जो सामान आज की डेट में हम बाहर से मंगा रहे हैं, अगर वो हमारी ही इकोनॉमी में या घर में बन सकता है, देन व्हाई टू इंपोर्ट दैट थिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि उसको बाहर से मंगाने की क्या जरूरत अगर आप उसको यहीं से ले सकते हैं तो. फाइन. तो क्या लिखा हुआ है? सेल्फ रिलायंस रेफर्स टू रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इटसेल्फ.
कि उस सामान के ऊपर डिपेंड होना जिस सामान को आप खुद अपनी कंट्री में बना सकते हैं। फाइन। देन थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी आपकी इकोनॉमी का एक वन ऑफ द वेरी प्राइमरी गोल है जिसे आप लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहते हैं। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट। देखिए गाइस, इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सीधा लेना देना है प्रोडक्शन के साथ। एक ऐसी इकोनॉमी जो ज्यादा प्रोड्यूस करती है, ज्यादा प्रोड्यूस करती है मतलब जिसका आउटपुट लेवल बहुत ज्यादा है, उस इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होना तय है। सो इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड। द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ही इंडिकेटर है, वो है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? हमारी 11th क्लास में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, जबकि क्लास 9, 10th में जीडीपी वर्ड बड़ा कॉमन है इकोनॉमिक्स में और बच्चों को समझाया जाता है। व्हाट इज दिस जीडीपी? फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीनिंग GDP is basically the sum total of all the goods and services, sum total of the market price of all the goods and services produced in an economy during an accounting period. कि एक साल में जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ है उसके मार्केट प्राइस का टोटल। तो एक्चुअली जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ है उसकी वर्थ कितनी बैठी। अब जो जीडीपी की ग्रोथ रेट देखी जाती है वही इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल इंडिया में 100 करोड़ रुपए का सामान प्रोड्यूस हुआ और इस साल इंडिया में 106 करोड़ रुपए का सामान प्रोड्यूस हुआ। कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ? 6 करोड़ रुपीस का। ग्रोथ रेट कितनी हो गई? दैट इज 6%। कुछ बात समझ में आई कैसे और क्यों? तो जीडीपी ही इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो अगर आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली सब कुछ बढ़ रहा है। लोगों की इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उधर प्रोडक्शन तो बढ़ ही रही थी, तो जीडीपी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? GDP is the sum total of the market price of all the final goods and services produced in an economy during an accounting period. चौथा पॉइंट क्या है? इक्विटी। क्या मतलब है इस इक्विटी का? गाइस, इक्विटी से हमारा क्या मतलब है? यहां पर इक्विटी से हमारा मतलब है कि सबको इक्वल ट्रीट करना, इक्वली कंपनसेट करना। आपने शायद एक प्रॉब्लम सुनी होगी, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ा ही इशू है। इतना बड़ा इशू इसलिए क्योंकि इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे लोग बहुत बिलीव करते हैं कि जिसकी जितनी कंपनसेशन होनी चाहिए या जितने की उसने वर्थ की एक्टिविटी करी, लोग कभी उसको उतना कंपनसेट नहीं करते हैं, उतना पैसा नहीं देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? अमीर आदमी और अमीर और बेचारा गरीब आदमी महंगाई की मार खाके और गरीब हो जाता है। तो दिस थिंग विल कॉज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एंड दैट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज बेसिकली leads to what? Very huge problems. तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या इक्विटी पे बिलीव रखना चाहिए, और ये आपका एक लॉन्ग टर्म गोल भी है। सो इक्विटी रेफर्स टू रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, विच मीन्स अपलिफ्टिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? ऑफ द सोसाइटी। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
that is features of Indian agriculture between 1950 to 1990 कि अब मैं सेक्टर वाइज यहां पर चलने वाला हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का 1950 से 1990 के बीच में कैसी परफॉर्मेंस थी। तो आपको जो स्क्रीन पर इस टाइम पॉइंट्स दिख रहे हैं, उन पॉइंट्स की हेडलाइंस पढ़ के ही आपको कुछ हिंट हो गया होगा कि कैसी परफॉर्मेंस थी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? लो प्रोडक्टिविटी। द प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम्स। सरकार ने हायर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए कोई ज्यादा, हम ये नहीं बोलेंगे कि पॉलिसीज नहीं बनाई, बट हम ये बोलेंगे कि ज्यादा एफिशिएंट या ऐसी एक्सेसिबल पॉलिसीज नहीं बना पाई हमारी गवर्नमेंट। फार्मर्स वर नॉट अवेयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्टिव फार्मिंग। बहुत सारे फार्मर्स, चलिए आज तो इंटरनेट का, टीवी का, कंप्यूटर का, मोबाइल फोन का, इनका जमाना है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है। बट मैं बता दूं कि ये जो कनेक्टिविटी का दौर आया, ये 21st सेंचुरी में आया। 90s तक भी ये कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा लो थी। मोबाइल फोन ही हमारे 2001 में इंडिया में सर्कुलेट होने स्टार्ट हुए, और इनिशियली ये भी रिचर क्लास के लिए था, देन धीरे 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 लोगों के लिए ये आने स्टार्ट हुए। सो द थिंग इज दिस गाइस कि जो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च भी करती थी, उनके बारे में फार्मर्स को नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी में बहुत कमी थी। और जहां तक बात रही कि फार्मर्स को एजुकेट करने की, रिलेटेड देयर एजुकेशन रिलेटेड टू द फार्मिंग एंड ऑल, कि उनको नए फार्मिंग के मेथड्स, नई फार्मिंग की टेक्नोलॉजी, नए फार्मिंग के इक्विपमेंट्स, नए फार्मिंग के सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब से उनको अवेयर करना, उसमें भी हमारी गवर्नमेंट बहुत हद तक फेल हुई थी। किस पीरियड में? प्लीज गाइज इसको करंट पीरियड के साथ मत अटैच करना, हम 1990 तक की बात कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? आपने शायद इसके बारे में सुना भी है पहले कि when the required number of people on a single piece of land or a single opportunity is very much less as compared to the actual people involved on those land or at that land. Fine. So that is basically your disguised unemployment कि एक छोटा सा piece of land है, उस पे जरूरत 4 वर्कर्स की है, 4 लेबर्स की है, और वहां पर काम कर रहे हैं 10 वर्कर्स। तो 4 के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं वो सब क्या हैं? आपके डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। जरूरत नहीं है उनकी, स्टिल दे आर वर्किंग, लगे हुए हैं काम पे वो। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कि ये छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट है। छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है? कि बस दिख रहा है कि वो उस फार्म पर है, बट एक्चुअली उनकी उस फार्म पर कोई जरूरत नहीं है। इन इंडिया ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज पॉपुलर। क्या होता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम? कि जब पूरी की पूरी फैमिली एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो पीस ऑफ लैंड से एक इंडिविजुअल ने खरीदा, देन अब उनका बेटा, उनके बेटों के बच्चे आगे उसी पीस ऑफ लैंड को यूज करे जा रहे हैं। अब वो पीस ऑफ लैंड छोटा सा, वो इतना एब्जॉर्ब भी ना कर पाए लोगों को,
काम ही ना दे पाए लोगों को। तो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसने बहुत ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई। मेंबर्स ऑफ अ सिंगल फैमिली एंगेज्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स जो एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर एंगेज्ड है, इज मच मोर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, कि जितने एक्चुअली लोगों की जरूरत है उस पीस ऑफ लैंड पर वो बहुत कम है, और जितने लोग लगे हैं वो बहुत ज्यादा। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। गाइस, इनमें से कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो आज भी बहुत बड़ा इशू है, लाइक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आज भी एक बहुत बड़ा इशू है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है आपका? हु इज द लैंडलॉर्ड? उस पर्टिकुलर लैंड का ऑनर। टेनेंट कौन है? जो उस लैंड पर आके काम कर रहा है। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसा है? कॉन्फ्लिक्ट ऐसे है कि जितनी भी प्रोडक्शन होती थी, उस प्रोडक्शन का जो मेजॉरिटी ऑफ सरप्लस था, जो वहां पर स्टॉक था, वो कौन लेके जाता था? लैंडलॉर्ड। इस पूरे सिनारियो में किसका सबसे ज्यादा घाटा हुआ? टेनेंट का। टेनेंट का सबसे ज्यादा घाटा था। टेनेंट को कहीं ना कहीं गरीबी देखनी पड़ती थी, कर्जे में डूबा रहता था वो। तो लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा चला। फाइनली इसको आप पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में कि रिफॉर्म्स हुए, जब गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंडर ऐसा रिफॉर्म किया कि अब कोई भी लैंडलॉर्ड, दे कैन नॉट आस्क मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल कल्टीवेशन इन द फॉर्म ऑफ रेंट। 1/3 का मतलब 1/3, यानी कि 33%। जितनी भी प्रोडक्शन हुई, उस प्रोडक्शन का मैक्सिमम एज रेंट कितना मांग सकते हैं? 1/3। दिस इज द करंट लॉ। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टेनेंट हु वर नॉट ओनर्स ऑफ द लैंड, एंड मोस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ फार्मिंग आर एक्वायर्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स। तो जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स थे वो कौन लेके जाता था? लैंडलॉर्ड्स। बिकॉज ऑफ दिस टेनेंट सफर्ड डेप्रीवेशन, कि इसकी वजह से टेनेंट को वही डेप्रीवेशन का मतलब क्या? कि बहुत ज्यादा गरीबी देखनी पड़ी। वो हमेशा बेचारा दबा ही रहा, डिप्राइव ही रहा। फाइन। तो लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या आज भी एग्जिस्ट करता है? हम बोल सकते हैं कि शायद करता होगा, स्पेशली ऐसे आउटस्कर्ट्स एरिया में जहां पर गवर्नमेंट और उनके लॉज और पुलिस उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। फोर्थ, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, बहुत ही बड़ी समस्या। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी एक इतनी बड़ी समस्या क्यों? क्योंकि आज आपको पता है कि अगर अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन की जाए तो एफर्ट्स कम, मेहनत कम, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर अच्छी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए तो उस केस के अंदर आपकी लेबर भी बचती है और टाइम भी बचता है। सो बिटवीन 1950 टू 1990 बैकवर्ड टेक्नोलॉजी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी was used by majority of farmers because most of the farmers were small in size, छोटे थे, and most of the farming population was poor, कि ज्यादातर फार्मिंग पॉपुलेशन क्या? गरीब। Then use of backward technology became a compulsive choice. अब वो बेचारे क्या करें? उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, पैसा उतना नहीं है, लिटरेट उतने नहीं है कि सारी टेक्नोलॉजी को समझे, और सबसे बड़ी बात कि ये सारी टेक्नोलॉजी अगर एक बारी में आपके पास पैसा भी आ गया तो भी लोग बैक स्टेप इसलिए कर जाते थे इनिशियली कि अगर वो खराब हो गया तो वो ठीक कहां पे कराएंगे? इतना पैसा तो है नहीं कि उसको हर दूसरे दिन ठीक कराने के लिए जाएंगे। तो इसीलिए लोग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज पर चलने के लिए क्या? मजबूर थे। पांचवा पॉइंट,
और हर प्रॉब्लम की जड़ लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की कमी। अगर पैसे की कमी ना हो तो फार्मर्स, एक अच्छा फार्मर जो दिमाग से काम करता है, उसके फ्लरिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हाँ अब तो वो सक्सेसफुल होगा। देयर इज हाई लेवल ऑफ शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस की क्या है, हाई लेवल ऑफ शॉर्टेज है विद द मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स। परचेज ऑफ मॉडर्न मशीन विद हाई क्वालिटी सीड्स, मतलब नई मशीनरीज, हाई क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। इट्स स्टिल अ ड्रीम फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स। आज भी बहुत सारे फार्मर्स के लिए ये सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, एक बहुत बड़ा ड्रीम है। विच एनहेंस द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो जब उनके लिए आज भी ये इतना बड़ा सपना है, तो ये सब कहीं ना कहीं बैकवर्डनेस को और बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंस से हमारा क्या मतलब है? आज भी फार्मर्स वाटर के सोर्सेज अपने खुद नहीं बना पाए हैं। अगर आपने एक वर्ड सुना हो, इन इंडिया देयर इज अ वेरी पॉपुलर सिस्टम ऑफ ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स क्या होता है कि एक बड़ी मोटर लगाई जाती है जो अंडर वाटर, जो पूलिंग हो रखी है, जो अंडरग्राउंड पूलिंग हो रखी है वाटर की, अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज, वहां से वाटर को वो पुल आउट करती है। तो आज भी बहुत सारे फार्मर्स सिर्फ मॉनसून के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि कल्टीवेशन तभी कर पाएंगे, फार्मिंग तभी कर पाएंगे जब बरसात होगी, जब बारिश होगी। बारिश नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि एक छोटी सी लाइन होती है, दैट इज गुड रेन मीन्स गुड क्रॉप्स, बैड रेन बैड क्रॉप्स। बारिश का भी ऐसा है, ज्यादा हो जाए तो मुसीबत, कम हो जाए तो मुसीबत। ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, फसल खराब हो जाती है। कम आ जाए तो सूखा पड़ जाता है, तब भी मुसीबत। तो बारिश का आना इज गुड थिंग, बट वो एक अपनी नॉर्मल क्वांटिटी में आए तभी ठीक है। तो क्या पॉइंट है? एग्रीकल्चर इन इंडिया is heavily dependent on rainfall. Good rainfall means good crops and bad rainfall means bad crops. That is why production is highly uncertain in India. कि इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो हाईली क्या है? अनसर्टेन। कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा। ओके, सो the next topic is your reforms in agriculture sector. The reforms in agriculture sector. Okay, so the screen was hanged, guys. इंडिया में जो रिफॉर्म्स आए, जो इंडिया में रिफॉर्म्स आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो कैसे आपके कैसे आए हैं? नाउ, रिफॉर्म्स किस तरीके से आए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कि उनको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया। लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड द जनरल रिफॉर्म्स, जो अभी आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेंगे। द प्रॉपर चार्ट इज देयर। फाइन। सो द लैंड रिफॉर्म्स, यस, मैं अभी आपके सामने रख देता हूं। एज यू कैन सी हमारे प्रॉपर यहां पर तीनों डिविजन्स हैं। टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल यानी कि लैंड रिफॉर्म्स एंड द जनरल रिफॉर्म्स। तो चलिए, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाँ, इन 40 सालों में सरकार ने, जैसा मैंने बोला कि कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया, बट उसने कुछ ही लिमिटेड फार्मर्स को बेनिफिट किया। या आप बोल सकते हैं कि मास पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम थी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको
पार्शियली ठीक किया, पूरा नहीं, पार्शियली ठीक किया। फाइन, तो पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इन द केस ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स इज व्हाट? द यूज ऑफ HYV सीड्स। क्या है ये HYV सीड्स और कहां से वाली टर्म आई? एक एक करके। HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऐसे सीड्स जो आपको दे हाई यील्ड। ये HYV सीड्स का कंसेप्ट किसके साथ स्टार्ट हुआ? यस, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1965। गाइस, ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन था। आपने अपनी शायद सोशल स्टडीज में इसको पढ़ा होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने इसको पढ़ा होगा हरित क्रांति के नाम से। सो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ वेरी वेरी बिग रेवोल्यूशन जो कि 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ था। पहला आप सुन चुके हैं, यूज ऑफ HYV सीड्स। दूसरा, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तीसरा, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये 3 बेसिक पिलर्स थे किसके? आपके ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो जरा पढ़ना हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? use of HYV seeds. Since 1965, means after Green Revolution, HYV seeds have replaced the traditional varieties. कि HYV seeds ने traditional varieties को खत्म किया। HYV seeds have caused a rise in crop productivity. तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया? तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये HYV सीड्स सारी क्रॉप्स के लिए नहीं आए थे। आप बोलिए कि जो इनिशियल ईयर्स थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, उसमें HYV सीड्स लॉन्च किए गए खाली 2 क्रॉप्स के लिए। हां जी, सिर्फ 2। वो 2 कौन कौन सी थी? व्हीट और राइस। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने अपने लाइफ टाइम में टोटल 5 क्रॉप्स के लिए ही अपनी सर्विसेज दी। यानी कि उनकी टेक्नोलॉजी जो थी, जो साइंस थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, वो 5 क्रॉप्स को ही सपोर्ट करती थी। वो 5 क्रॉप कौन कौन सी थी? ज्वार, राइस, बाजरा, मेज एंड व्हीट। दैट्स ज्वार, राइस, बाजरा, मेज एंड व्हीट। इन्हीं खाली 5 क्रॉप्स को ग्रीन रेवोल्यूशन ने फेवर किया, जिसकी वजह से आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फेलियर्स भी थे। और फेलियर्स में यही था कि इसने पार्शियली पॉवर्टी को रिमूव किया, क्योंकि इट वाज एसोसिएटेड विद लिमिटेड क्रॉप्स। तो HYV सीड्स सबके लिए नहीं था, थोड़ी सी ही क्रॉप्स के लिए था। बी पार्ट क्या है? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। केमिकल फर्टिलाइजर्स इज बीन इंक्रीजिंगली यूज्ड टू एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड ओवर टाइम्स। कि केमिकल फर्टिलाइजर्स तो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी क्रॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसने काफी हद तक बहुत सारे फार्मर्स की मदद करी। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड, जो कि आपका नेक्स्ट पॉइंट भी है, ये अच्छी बातों में से था, लेकिन इसके साथ भी एक बुरी बात जुड़ी हुई थी। सर इसके साथ क्या बुरी बात थी? बुरी बात ये थी गाइस कि फार्मर्स को ये नई टेक्नोलॉजी दी तो गई, ये नई साइंस, ये साइंटिफिक चीजें दी तो गई, लेकिन फार्मर्स को ये सरकार बताना भूल गई कि इनको इस्तेमाल कैसे किया जाए, कितनी क्वांटिटी में किया जाए।
बहुत सारे फार्मर्स ने एक्सेस में केमिकल फर्टिलाइजर्स अपने फार्म में डाल दिए। रिजल्ट, लैंड ने, सॉइल ने टाइम से पहले अपनी फर्टिलिटी लूज कर दी, टाइम से पहले उनकी फर्टिलिटी खत्म हो गई। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा, उस टाइम पर यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन का वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर था कि लोगों को, मींस फार्मर्स को गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि कितनी क्वांटिटी में पेस्टिसाइड्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाए। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि जो क्रॉप थी, ये सारी जितने मैंने क्रॉप्स के आइटम आपको बताए, ये सब हम कंज्यूम करते हैं, किसी ना किसी तरीके से हम उसे अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। तो अगर केमिकल पेस्टिसाइड ज्यादा वॉल्यूम में डाले जाएं फार्म में, सो दैट विल कॉज पॉइजनस आउटकम्स, कि क्रॉप पॉइजनस बननी स्टार्ट होगी। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे फार्मर्स की डेथ होगी, क्योंकि फार्मर्स को उनको यूज करने का तरीका नहीं पता था कि जिस हाथ से डाला, बिना हाथ धोए उसी हाथ से उन्होंने खाना खा लिया, तो पॉइजनस चीजें उनके अंदर भी चली गई। तो सरकार से बहुत बड़ी भूल हुई। लेकिन वही कि धीरे धीरे एजुकेट करना स्टार्ट किया गया, फार्मर्स को बताया गया कि भाई देखिए, आप इतनी समझ रखिए कि अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, अगर आप उसी चीज को, या वो वाली चीज आपसे गलती से कंज्यूम हो गई, तो वो आपको भी सेम तरीके का डैमेज पहुंचा सकती है। और अगर आप उसी चीज को ज्यादा क्वांटिटी में फार्म में डाल देंगे, तो उससे आपकी क्रॉप भी अफेक्ट होगी, उस क्रॉप को जो कंज्यूम करेगा उसकी बॉडी भी इफेक्ट होगी। तो इसके अपने भी कुछ नुकसान थे, जिसे आप अगेन फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है? यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। पॉइंट क्या है? वेरियस स्टेप नाउ बीन इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिजीजेस एंड इंसेक्ट्स। गाइस, दिस वर्ड इज इंसेक्ट्स, फाइन, इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा। इंसेक्ट्स बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। लास्ट इज मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, ये डी पॉइंट से पहले सरकार ने आज की डेट में इतने सारे फार्मर्स के लिए पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं कि ये सारी चीजें, जो ये सारे आप लूप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो खत्म हो सके। लाइक पैसे की कमी के लिए सरकार ने लॉन्च किया किसान क्रेडिट कार्ड, रीजनल रूरल बैंक्स, कि सरकार की तरफ से जो पॉसिबल फंडिंग्स मिल सकती है फार्मर को, वो पहुंचे। फार्मर्स अपने लोकल लैंडलॉर्ड्स के चक्कर में ना पड़े, उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और जहां तक बात रही उनकी बेसिक एजुकेशन की, तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, शायद कुछ बच्चों ने उसे न्यूज या टीवी पे कभी देखा भी होगा, वर्ड सुना भी होगा, किसान कॉल सेंटर्स। यस, किसान के कॉल सेंटर्स भी होते हैं, जिसके अंदर कुछ ऑलरेडी एजुकेटेड लोगों को बिठाया जाता है, जो फार्मर्स की सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, डील करते हैं। तो फार्मर को कोई भी समस्या है, फोन आज की डेट में सबके पास है, लेकिन ये आज की बात है। हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब कनेक्टिविटी के सोर्सेज नहीं थे, तो उस टाइम ये सारी दिक्कतें आना एक जेन्युइन सी बात थी। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में चौथा पॉइंट क्या है और आखिरी पॉइंट, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मीन्स व्हाट? कि आप मशीनरी का इस्तेमाल करें, जितना ज्यादा हो सके आप मशीनरी का इस्तेमाल करें। Several steps now being taken by the government to popularize these of agriculture machineries like tractors, harvesters, water pump, etc. आज की डेट में सरकार बहुत सारी कोशिशें कर रही है कि जितना हो सके फार्मर्स के पास अच्छी टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स पहुंचे। तभी अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि ट्रैक्टर्स तो आज की डेट में आम हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फाइनेंस करवा रही है। वाटर पंप्स मींस ट्यूबवेल्स आर गेटिंग सो पॉपुलर।
उसके अलावा भी द फार्मर्स आर गेटिंग मॉडर्नाइज्ड. दे आर परचेजिंग वेरी हैवी एंड एडवांस्ड एज वेल एज एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लाइक थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, कि जिसके अंदर मेरे को लेबर हायर करने से ज्यादा बेटर क्या है कि मैं एक बड़ी सी मशीन में बैठूं और अपने आप ही अपने खेत की पूरी कटाई कर दूं. नहीं तो मेरे को 3, 4, 5 लेबर को हायर करना पड़ेगा, जो एक दिन के आराम से मुझसे हर लेबर 300, 400, 500 रुपए लेके जाएगी. उसमें फार्मर का अपना खर्चा. तो अगर वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सरकार उनके स्टैंडर्ड्स को, टाइम को बढ़ाने के लिए और स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए वो उनको ऐसी टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट्स सब्सिडाइज्ड रेट पर गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है. फाइन. सो एक काम करते हैं गाइस, इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट हम इंस्टीट्यूशनल यानी कि लैंड रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करते हैं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये इसका. सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो विल catch you with the next topic of the institutional and the general reforms. Till then, keep revising guys, study hard, take care of yourself, and thank you so much.